मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक वो है साइक्लिक ईथर या जिसे कहते हैं इपॉक्साइड। इससे पहले हमने देखा है ईथर के बारे में। ईथर क्या होता है? ईथर का मतलब है कि जब ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी एल्केन या कह सकते हैं एल्किल ग्रुप या एरीन से संतुष्ट होती हैं या दोनों वैलेंसी पर एल्किल ग्रुप या एरीन ग्रुप लगा हुआ होता है तो उसे हम कहते हैं ईथर। ROR ऐसे शो करते हैं। इसी तरह से इपॉक्साइड क्या है? इपॉक्साइड को हम कह सकते हैं साइक्लिक ईथर, क्योंकि इपॉक्साइड के अंदर जो है ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी पर कार्बन ही होता है। दोनों वैलेंसी पर कार्बन है, इसका मतलब ये भी ईथर के जैसा ही है। लेकिन ईथर क्या है? ईथर स्ट्रेट संरचना थी, मतलब सीधी श्रृंखला थी, जबकि जो आपका इपॉक्साइड है वो कैसी संरचना है? एक चक्रीय या साइक्लिक संरचना होती है। देखो ईथर की तरह ही आपको दिख रहा है ऑक्सीजन और दो कार्बन जुड़े हुए हैं इसी तरह, लेकिन इसमें ऑक्सीजन जो है वो एक चक्रीय रिंग या साइक्लिक रिंग का पार्ट होता है। इसलिए इपॉक्साइड को हम क्या कह सकते हैं? इसे हम साइक्लिक ईथर कह सकते हैं। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है इपॉक्साइड, या इसे ऑक्सीरेन रिंग भी कह सकते हैं। तो बहुत सारे नाम है, साइक्लिक ईथर कह सकते हैं, इपॉक्साइड कह सकते हैं, या इसको ऑक्सीरेन भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो एक प्रकार से क्या कह सकते हैं? एक प्रकार का ये साइक्लिक कंपाउंड है, चक्रीय यौगिक होता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो चक्रीय रिंग या साइक्लिक रिंग का पार्ट होता है। 3 मेंबर रिंग होती हैं, 2 कार्बन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है। इसे हम कहते हैं ऑक्सीरेन या फिर साइक्लिक ईथर या फिर इपॉक्साइड कहा जाता है। तो ये है बेसिक स्ट्रक्चर। अब इसका नाम कैसे देना है? तो नाम में आपको याद रखना है इपॉक्साइड एल्केन, शॉर्ट में आपको याद रखना है। नाम के लिए क्या याद करना है? इपॉक्साइड एल्केन। जैसे कि देखो ये एग्जाम्पल हमने लिया CH2CH2O, ठीक है। अब इसके अंदर ये नाम तो आपको इपॉक्साइड देना है क्योंकि रिंग इपॉक्साइड की है। कार्बन कितने हैं? 1 और 2, 2 कार्बन है, तो मैं इसे कहूँगी इपॉक्साइड एथेन। नाम क्या हो जाएगा? इपॉक्साइड एथेन। ठीक है, इसी तरह से एग्जाम्पल ले रही हूँ दूसरा, ये CH3, 3 कार्बन और 4, ये आपका एक और रिंग आ गई। कितने कार्बन है इसके अंदर? 3 कार्बन है, 1, 2 और 3, तो इसे मैं क्या कहूँगी? इपॉक्साइड प्रोपेन। तो बिल्कुल इजी है नामकरण, इपॉक्साइड प्रोपेन। तो नाम कैसे देना है? इपॉक्साइड एल्केन, ऐसे आपको इसका नाम देना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो ये है इपॉक्साइड के बारे में। अब देखेंगे इपॉक्साइड बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इपॉक्साइड। तो मेथड क्या है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्या? इपॉक्साइड। ठीक है, या इपॉक्साइड बनाने की विधि। सबसे पहले इसके अंदर देखेंगे अपन हेलोहाइड्रीन से। हेलोहाइड्रीन इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम क्षारीय माध्यम में रिएक्ट करेगा, उसके बाद में उसका डीहाइड्रोहेलोजनीकरण होगा और बनेगा इपॉक्साइड। अब ये डीहाइड्रोहेलोजनीकरण का मतलब क्या है? देखो कोई भी चीज़ जुड़ती है तो हम उसका नाम देते हैं, जैसे कि हेलोजन जुड़ता है तो कहते हैं हेलोजनीकरण, ठीक है। हाइड्रोजन जुड़ता है तो कहते हैं हाइड्रोजनीकरण, वाटर जुड़ता है तो कहते हैं हाइड्रेशन। उसी तरह से जब कोई चीज़ बाहर निकलेगी, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो मैं कहूँगी हाइड्रोजिनेशन, डीहाइड्रोजनीकरण, ठीक है। CO2 निकलेगी तो डीकार्बोक्सिलीकरण, ठीक है। अब Cl2 बाहर निकली है, मतलब हेलोजन बाहर निकला है तो मैं कहती हूँ डीहेलोजनीकरण। इसी प्रकार से हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों साथ में निकले हैं तो मैं क्या कहूँगी? डीहाइड्रोहेलोजनीकरण, ठीक है। तो यहाँ पे भी डीहाइड्रोहेलोजनीकरण होता है। तो पहला अपन ने ले लिया हेलोहाइड्रीन। हेलोहाइड्रीन से याद रखना, जिसके अंदर OH समूह भी होगा और उसके अंदर हेलोजन भी होगा, उसे हम कहेंगे हेलोहाइड्रीन। ये है आपका हेलोहाइड्रीन। क्लोर हाइड्रोक्सी एथेन, ठीक है। क्लोर, ये क्लोरीन है तो क्लोर हाइड्रोक्सी एथेन। इनकी रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस या क्षारीय माध्यम में। जब क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया करेगा तो देखो ये HCl बाहर निकल गया, HCl बाहर चला गया और बनेगा क्या? CH2 और ये आपका इपॉक्साइड बन जाएगा। ठीक है, कैसे बनता है इसकी थोड़ी सी छोटी सी मैकेनिज्म देख लो आप। जैसे देखो ये CH2OH CH2Cl, क्षार की उपस्थिति में रिएक्शन हो रही है, तो क्षार की उपस्थिति में रिएक्शन है तो H+ आएगा, प्रोटॉन आएगा। प्रोटॉन कहाँ से आएगा? प्रोटॉन यहाँ से आएगा। ये ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉनों को लेगा और H को H+ के रूप में त्याग देगा ताकि H और OH H2O बाहर निकल जाए। तो यहाँ पे देख लो H+ निकल गया तो क्या बचा? CH2O-, उसके बाद में CH2Cl।
ठीक है। अब क्या होगा, ये कैसे बना ये मैं आपको मैकेनिज्म में बता रही हूँ, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये Cl अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा। तो देखो ये CH2O CH2, ये ऑक्सीजन अटैक कहाँ करा, इस कार्बन पर, तो किसके तरफ बॉन्ड बनेगा, कार्बन के साथ में बॉन्ड बन जाएगा और ये Cl जो है अपना इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकलेगा तो Cl माइनस क्लोराइड बाहर निकल जाएगा। तो ये निकल गया क्लोराइड बाहर, ठीक है। तो ये बन गया क्या, इपॉक्साइड बन गया। किससे बना, हेलोहाइड्रिन से बनता है। तो पहली विधि है हेलोहाइड्रिन से बनाने की। दूसरी विधि है आपके एथीन से या एल्कीन से। एल्कीन से बनाने की दो विधियाँ हैं इसके अंदर भी। एल्कीन से सेकेंड मेथड है एल्कीन। एल्कीन मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसके ऊपर क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, एल्कीन। मतलब एथीन ले सकते हो, ब्यूटीन, प्रोपीन, कुछ भी अपन ले सकते हैं। देखो एल्कीन जो होती हैं उसके अंदर डबल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेशन या असंतृप्तता होती हैं। और जहाँ पे भी असंतृप्तता होती हैं वो वातावरण की एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ में क्या करती है, रिएक्ट करती हैं और उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। मतलब इन्वायरमेंट के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ में रिएक्शन करने की उसकी जो टेंडेंसी होती है वो फास्ट होती हैं, तो उसके साथ में क्या बनाएंगे, इपॉक्साइड बनाती हैं। जैसे कि इसके अंदर पहली रिएक्शन देखो, ये मैंने ले लिया एथीन, ठीक है। किसके साथ में रिएक्शन करा रही हूँ मैं, सिल्वर की उपस्थिति में एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करा रही हूँ, ठीक है। सिल्वर की उपस्थिति में वायुमंडल की जो ऑक्सीजन है उसके साथ में। तो देखो ये मैंने हाफ O2 लिखा, मतलब एक ऑक्सीजन का परमाणु आएगा और क्या करेगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा, इस तरह से जुड़ेगा CH2 और ये O, क्लियर, बन गया, इपॉक्साइड बन जाता है। उसी तरह से दूसरी रिएक्शन, जैसे कि मैंने ले लिया ये एक प्रोपीन, इसकी रिएक्शन करानी है आपको पर अम्ल के साथ में। कोई भी पर, जैसे बेंजो पेरोक्साइड वगैरह है, इस तरह से कोई पर अम्ल लेने हैं। मैंने लिया बेंजो पेरोक्साइड, पर बेंजोइक अम्ल C6H5CO। देखो ये तो होता है बेंजोइक अम्ल और मैंने एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा ले लिया तो इसे मैं कहूँगी पर बेंजोइक अम्ल। तो एक जो ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है वो नवजात ऑक्सीजन होती है और वो क्या करती है, असंतृप्तता, अनसैचुरेशन पे आके जुड़ जाएगी। तो ये बनेगा आपके अनसैचुरेशन कहाँ पे, यहीं पे है, एक डबल बॉन्ड टूटा, दो बॉन्ड बने और ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ गई। तो ये क्या बन गया, ये इपॉक्साइड बन गया, ठीक है। तो इपॉक्साइड बनाने का दूसरा मेथड कौन सा था, एल्कीन से। किससे बनाया हमने, एल्कीन से, एक तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ, दूसरा पर अम्ल या बेंजोइक पर एसिड के साथ में बनाया। तो इस तरह से बनता है इपॉक्साइड, ठीक है। अब है इसकी रासायनिक अभिक्रिया। इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको पढ़नी है वो है जो इपॉक्साइड रिंग है उसकी रिंग ओपनिंग रिएक्शन, किस तरह से रिंग ओपन होगी और रिएक्शन देगी। सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर वही है, बाकी सब आपके जनरल इंट्रोडक्शन है इसके बारे में। तो हम देखते हैं इसकी रिंग ओपनिंग रिएक्शंस। बेंजीन इपॉक्साइड की रिंग ओपनिंग अभिक्रिया। अब देखो रिंग ओपनिंग है क्यों, रिंग ओपन हो ही क्यों रही है, इसके ऊपर भी तो रिएक्शन हो सकती है, तो उसका क्या कारण है। तो इसका देखना, रिंग ओपनिंग, देखो आपको क्या दिख रहा है इसके अंदर, इपॉक्साइड जो है उसके अंदर एक रिंग है, ट्राइएंगुलर रिंग दिख रही है, 3 मेंबर या 3 सदस्य युक्त रिंग दिख रही है, 2 कार्बन और 1 ऑक्सीजन इसके अंदर लगे हुए हैं। अगर के इसके अंदर इसका बॉन्ड एंगल देखें तो इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, बंद कोण होगा 60 डिग्री का, क्योंकि ये त्रिभुज जैसी संरचना है, ठीक है। उसके बाद में हम कार्बन का बंद कोण जनरली देखते हैं तो कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था बेयर तना, बेयर की स्ट्रेंथ थ्योरी पढ़ी थी ना, तो बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी के अंदर हम क्या देख रहे थे कि जो कोण 109 डिग्री 28 मिनट से जितना विचलित हो रहा था उतना उसके अंदर क्या हो रहा था, डेविएशन हो रहा था। जितना कोण के अंदर विचलन या एंगल डेविएशन होगा, मॉलिक्यूल के अंदर भी, यौगिक के अंदर भी उतना ही तनाव आएगा, स्ट्रेंथ आएगा, और जितना स्ट्रेंथ या तनाव आएगा यौगिक क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा, टूट जाएगा स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पे भी है बेयर का तनाव, आपने जो पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, बेयर तनाव थ्योरी, बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी, उसी तरह से। तो इसके अंदर देखो 60 डिग्री का एंगल होता है, कार्बन का एंगल होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट, मतलब इसके अंदर इतना क्या पाया जाता है, इतना डेविएशन पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं
बॉन्ड एंगल डेविएशन, बंद कोण में विचलन। और बंद कोण में विचलन जितना ज़्यादा होगा यौगिक उतना ही अस्थायी प्रकृति का होता है। कैसा होगा? अस्थायी या अनस्टेबल प्रकृति का होगा। तो क्या करेगा? वो अस्थायी का होगा, इसके अंदर इतना तनाव है तो क्या करेगा? वो टूट जाएगा। टूट के क्या करेगा? स्थायित्व को प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे भी यही होगा, तनाव इतना ज़्यादा होगा कि मॉलिक्यूल जो है वो टूट जाएगा और टूट करके क्या करेगा? स्थायित्व को प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो इसके अंदर आप देखो, ये जो रिंग स्ट्रक्चर दिख रहा है इसके अंदर, ये इपॉक्साइड का रिंग स्ट्रक्चर है। इसके अंदर भी तनाव इतना ज़्यादा हो जाता है कि मॉलिक्यूल स्थायी नहीं रहता। जब भी रिएक्शन होगी तो ये क्या करेगा? मॉलिक्यूल टूट जाएगा। ये आपको जो बंद स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्लोज स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये ओपन स्ट्रक्चर हो जाएगा, चेन स्ट्रक्चर के अंदर बदल जाएगा। और ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा स्थायित्व की प्राप्ति के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका बेयर का तनाव। किसके अंदर होता है? इपॉक्साइड के अंदर। अब सवाल ये आता है कि रिंग ओपन कैसे होगी? देखो, अगर रिंग सममित है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसे कि देखो, ये वाली आपकी रिंग है, ठीक है। अब इसके ऊपर रिएक्शन करानी है किसी की भी, चाहे अल्कोहल या चाहे कुछ भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। रिंग कहीं से भी टूट सकती है। चाहे तो आप रिंग को यहाँ से ब्रेक करो, चाहो तो रिंग को यहाँ से ब्रेक करो। सममित कंडीशन में अम्लीय माध्यम या फिर क्षारीय माध्यम हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये रिंग आपकी टूट गई, देखो इधर आ गया O, इधर कुछ भी नहीं है। तो जब ये टूटेगा अल्कोहल तो कैसे टूटेगा? ये H आएगा यहाँ पे, OR आएगा यहाँ पे। ठीक है, अम्लीय माध्यम में भी रिएक्शन ऐसे ही होगी और क्षारीय माध्यम में भी ऐसे ही होगी। तो अगर जो इपॉक्साइड की रिंग सममित है, सममित का मतलब है कि इधर भी CH2 इधर भी CH2, समान कार्बन है दोनों तरफ, तो रिंग टूटेगी। कैसे ओपन होगी? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, विन्यास में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कंडीशन तब लागू होती हैं जब इपॉक्साइड की रिंग असममित हो, असिमेट्रिकल हो, तब बताना है कि रिंग ओपन कैसे होगी, किस साइड से रिंग टूटेगी। तो ये किस पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है माध्यम की प्रकृति पर, नेचर ऑफ द मीडियम्स। मीडियम कैसा है उस आधार पर रिंग की ओपनिंग होती है। मीडियम दो प्रकार का हो सकता है, या तो एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम है। ठीक है, अगर अम्लीय माध्यम होता है, एसिडिक मीडियम होता है, तो आपको ये याद रखना है। देखो, अ से याद रखना अधिक। ठीक है, अम्लीय माध्यम अ और अधिक मतलब अ, ऐसे याद रह जाएगा। तो अ से याद रखना अधिक और अ से अम्ल, एसिड। तो अगर अम्लीय माध्यम होता है तो अम्लीय माध्यम की उपस्थिति में, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, जो भी इपॉक्साइड की रिंग होती हैं जो असममित है, वो उस साइड से टूटेगी जहां अधिक प्रतिस्थापन है। ठीक है, तो अ से याद रहेगा अधिक प्रतिस्थापन, तो वह रिंग उस साइड से टूटेगी जहां अधिक प्रतिस्थापन है। या फिर कह सकते हैं कि एसिडिक मीडियम के अंदर आने वाला अटैकिंग रिएजेंट वहां अटैक करेगा जहां प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन अधिक होगा और रिंग भी वहीं से टूटेगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वो रिंग जहाँ से टूटेगी अधिक प्रतिस्थापित भाग से, तो उसके बाद वहाँ कार्बोकेटाइन बनता है जो अधिक स्थायी होता है। ठीक है, अभी ये देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे मैं एग्जाम्पल लेके आपको समझाती हूँ कि रिंग ओपन कैसे होगी। तो देखो, सममित में तो कोई दिक्कत नहीं है, रिंग टूट जाएगी आराम से, कहीं से भी बॉन्ड ब्रेक करो। प्रॉब्लम आती है जब रिंग असममित हो, एसिमेट्रिकल कंडीशन हो। तो पहली बात मैं करती हूँ आपको एसिडिक मीडियम की। कौन सा मीडियम है? एसिडिक मीडियम, अम्लीय माध्यम। मान लो जैसे कि ये एक रिंग है और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है आपके? प्रतिस्थापन। ठीक है, ये एक आपको एग्जाम्पल दे रखा है। अब इस एग्जाम्पल के अंदर क्या करना है? देखो, यहाँ पे तो आपको कार्बन के पास क्या दिख रहा है? 2 हाइड्रोजन है, कोई ग्रुप नहीं है। इस वाले कार्बन के ऊपर क्या दिख रहा है? 2 मैथिल ग्रुप, बड़े बड़े ग्रुप दिख रहे हैं। मतलब ये असममित क्या है? असममित इपॉक्साइड है, एक असममित या कह सकते हैं एसिमेट्रिकल इपॉक्साइड है। ठीक है, अब क्या करना है? आपने लिया है अम्लीय माध्यम, एसिडिक मीडियम। तो मैंने कहा कि एसिडिक मीडियम में रिएजेंट वहाँ अटैक करेगा या रिंग वहाँ से ओपन होगी जहाँ अधिक प्रतिस्थापन है, मोर सब्स्टिट्यूशन पार्ट हैं। तो ये प्रोटॉन जो है वो क्या करेगा? सबसे पहले इस कार्बन के ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा। देखो, प्रोटॉन तो ऑक्सीजन के ऊपर ही जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन के पास में क्या है? ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो ये CH3 ये ऑक्सीजन। अब क्या आ गया? ये प्रोटॉन आके यहाँ जुड़ गया, तो यहाँ आ गया प्लस। ठीक है, एक इंटरमीडिएट बन गया। अब क्या करना है? अब आपका आएगा सवाल
कि कहाँ से रिंग तोड़नी है, तो आपको मैंने बताया अम्लीय माध्यम है। अम्लीय माध्यम है तो अधिक प्रतिस्थापी भाग से तोड़नी है। अधिक प्रतिस्थापी भाग वाला कौन सा, ये वाला पार्ट है, तो इसको यहाँ से रिंग को ओपन कर दो, तो ये रिंग यहाँ से टूट जाएगी। ठीक है, ये रिंग यहाँ से टूट गई, क्या बना, ये बना CH2OH। ठीक है, देखो यहाँ से टूट गई, मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन किसने कर ले लिए, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया ऑक्सीजन ने, तो ऑक्सीजन के ऊपर तो प्लस चार्ज चला गया, कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो ये कार्बन के ऊपर आ गया प्लस। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या होगा, ये प्रोटॉन ने अटैक कर लिया। देखो ये मान लो जैसे रिएक्शन हो रही थी HOH, मतलब जल के साथ में रिएक्शन हो रही है, जल अपघटन हो रहा है, तो अम्लीय माध्यम है, तो अम्लीय माध्यम में पहले तो H+ आएगा, तो ये H+ आ गया। अब बचा OH, ये आपका OH बचा, तो ये OH क्या करेगा, अब यहाँ पे अटैक कर लेगा और ये बन जाएगा इधर OH आपके CH2, उसके बाद में ये CH3 और OH। क्लियर, इस तरह से प्रोडक्ट का निर्माण हो जाता है। अब आप कहोगे कि अधिक प्रतिस्थापी साइड से क्यों टूटी रिंग, ऐसा क्या कारण है, कम प्रतिस्थापी साइड से क्यों नहीं टूटी, तो इसके पीछे कारण क्या है वो देखो। कारण ये है कि जब ये अधिक प्रतिस्थापी साइड से टूटेगी तो बनेगा क्या, कार्बोकैटायन बनेगा। और हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि कौन सा कार्बोकैटायन अधिक स्थायी होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री। तो हमें पता है 3 डिग्री का कार्बोकैटायन सबसे अधिक स्थायी होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रतिस्थापन होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है। फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर मैथिल। तो सबसे ज़्यादा स्थायी कौन सा होता है कार्बोकैटायन, 3 डिग्री का, फिर 2 और फिर 1। अगर मैं रिंग को यहाँ से तोड़ती, कहाँ से, यहाँ से, तो कितने डिग्री का कार्बोकैटायन बनता, 1 डिग्री का। और रिंग को मैंने अधिक प्रतिस्थापी साइड से तोड़ा है, तो कितने डिग्री का बना, 3 डिग्री का कार्बोकैटायन बना। ये जो आपका कार्बोकैटायन बना वो कितने डिग्री का है, 3 डिग्री का, इसलिए ये क्या होगा, अधिक स्थायी होगा। तो ये स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए ही तो रिंग अपन तोड़ रहे हैं, रिंग टूट रही है, ओपन हो रही है, तो ये स्थायी हो जाएगा 3 डिग्री का। उसके बाद में जो आपका न्यूक्लियोफाइल आएगा वो यहाँ पे अटैक करेगा और प्रोडक्ट का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो यही कारण है कि जब असममित इपॉक्साइड की रिंग ओपन होती है एसिडिक मीडियम के अंदर, तो अधिक प्रतिस्थापी की साइड जो है वहाँ से रिंग टूटेगी। कारण कार्बोकैटायन बनता है 3 डिग्री का और वो अधिक स्थायी होता है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल समझ में आ गया। अब लेते हैं क्षारीय माध्यम में, कौन सा मीडियम है, बेसिक मीडियम। ये आपने एसिडिक मीडियम लिया, अब बात करते हैं बेसिक मीडियम, क्षारीय माध्यम। सेम एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं। क्षारीय माध्यम के अंदर ये आपका इपॉक्साइड और मीडियम कैसा है, बेसिक। ये मैंने अल्कोहल ले लिया, ठीक है, ये क्षारीय माध्यम है, अल्कोहल के साथ में रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। अब क्षारीय माध्यम है तो सबसे पहले अटैक कौन करेगा, क्षारीय अटैक करेगा। अम्लीय माध्यम था तो प्रोटॉन ने अटैक किया, क्षारीय माध्यम है तो क्षार अटैक करेगा। और अल्कोहल के अंदर क्षार कौन बनेगा, H बाहर निकल गया तो OR माइनस, मतलब एल्कोक्साइड। ये देखो इस तरह से टूटेगा ना, ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तो RO माइनस और H प्लस, तो ये RO माइनस जिसे हम कहते हैं एल्कोक्साइड, ये अटैक करेगा। तो ये एक बेस वाला पार्ट है, दुर्बल क्षार होता है। ठीक है, अब अपना आता है कि अटैक कहाँ करेगा। तो मैंने क्या कहा था कि क्षारीय माध्यम के अंदर रिंग ओपन होती है कहाँ से, कम प्रतिस्थापी साइड से, या क्षारीय माध्यम के अंदर जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो कम प्रतिस्थापी साइड से अटैक करेगा। ठीक है, तो कम प्रतिस्थापी साइड कौन सी है, ये वाली, तो यहाँ पे अटैक करता है। कारण क्या है, क्यों करता है अटैक, यहाँ तो हमने पढ़ लिया कार्बोकैटायन बनता है, वहाँ क्या बनता है, तो याद रखना यहाँ पे इसलिए अटैक करता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको ध्यान से सुनना। जो अल्कोक्साइड आयन है वो अटैक करता है इधर कम प्रतिस्थापी साइड की जगह। अगर ये अल्कोक्साइड अधिक प्रतिस्थापी की साइड की जगह जाता, या ये अल्कोक्साइड जो दुर्बल क्षार हैं वो अधिक प्रतिस्थापी साइड पे जाता, तो देखो खुद की साइज भी बड़ी है, एल्कीन ग्रुप लगा हुआ है इसके अंदर, खुद की साइज भी बड़ी है और इधर ऑलरेडी बड़े बड़े 2 ग्रुप लगे हुए हैं। तो क्या होगा, इनके जो एल्किल समूह तथा ये जो मैथिल समूह है, ये बड़े बड़े ग्रुप होने के कारण इनके बीच में क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस या त्रिविम विन्यासी बाधा उत्पन्न हो जाएगी। और त्रिविम विन्यासी बाधा या स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण इनके समूहों के बीच में क्या होगा, इनके समूहों के बीच में रिपल्शन या प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होगा तो ऊर्जा बढ़ेगी, कौन सी ऊर्जा बढ़ेगी, रिपल्शन एनर्जी बढ़ेगी, जो प्रतिकर्षण ऊर्जा है वो बढ़ेगी। और प्रतिकर्षण ऊर्जा बढ़ेगी तो स्थायित्व क्या हो जाएगा, स्थायित्व घट जाएगा। जब स्थायित्व घट जाएगा
तो फिर रिंग ओपन किस लिए हो रही है? रिंग इसीलिए तो ओपन हो रही है ताकि स्थायित्व की प्राप्ति हो। तो ये रिएक्शन क्या होगी? फेवरेबल नहीं होगी, अनुकूल नहीं होगी। इसलिए क्या करेगा? ये इस साइड से अटैक करेगा। इस साइड में क्या है? हाइड्रोजन है, छोटे छोटे समूह हैं, ये खुद बड़ा समूह है, प्रतिकर्षण इतना होगा नहीं तो आसानी से अटैक कर पाएगा। इसलिए क्षारीय माध्यम में रिंग कम प्रतिस्थापी साइड से टूटती हैं या क्षारीय माध्यम में न्यूक्लियोफाइल या अटैकिंग एजेंट का अटैक कम प्रतिस्थापी साइड से होता है। ठीक है, तो अभी अटैक यहाँ से करेगा तो ये रिंग कैसे टूटेगी? CH3 CH3 CH2, देखो अभी यहाँ से टूटेगी। ठीक है, तो यहाँ आ गया O-, यहाँ आ गया OR। अब H+ बाकी है इसका, अब ये इसका H+ जुड़ जाएगा कहाँ पे? ये H+ जुड़ जाएगा यहाँ पे और ये बनेगा प्रोडक्ट, ये OR और इधर OH। क्लियर? ये बन गया आपके प्रोडक्ट। तो इस तरह से क्षारीय माध्यम में प्रोडक्ट बनता है और इस तरह से बनता है अम्लीय माध्यम में प्रोडक्ट। इस तरह से क्षारीय माध्यम में और अम्लीय माध्यम में रिंग टूटती हैं, ओपन होती हैं। ओपन क्यों होती है? स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए ओपन होती हैं। तो समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट है पूरे। ये इपॉक्साइड के अंदर यही टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिंग ओपनिंग रिएक्शन। ओके, अब जैसे कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं, सिंपल रिएक्शन। कुछ सिंपल रिएक्शन देख लेते हैं जो किसके अंदर होती हैं? इपॉक्साइड में। बहुत ही सिंपल है। जैसे कि सबसे पहली जो रिएक्शन है वो मैं लेती हूँ जो भी आपके ग्रीनियर रीजेंट, हम कह सकते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के अंदर एक तो ग्रीनियर रीजेंट के साथ और एक RLi के साथ। ठीक है, इसे कहते हैं सुपर ग्रीनियर, इसे कहते हैं ग्रीनियर रीजेंट। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं? मतलब कि जिसके अंदर कार्बन जो है वो मेटल के साथ में डायरेक्ट बॉन्ड बनाता है, कार्बन धातु का सीधा बंध होता है, वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाता है। जैसे देखो ग्रीनियर रीजेंट CH3 MgCl, तो धातु का सीधा कार्बन से बॉन्ड है। R के अंदर ये देखो CH3 Li, धातु का सीधा कार्बन से बंध है। तो एल्किल लिथियम और ये आपका ग्रीनियर रीजन, दोनों के साथ में रिएक्शन करा लेते हैं एक एक। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल हमने लिया CH3 CH। इसमें याद रखना ये रिएक्शन में इसलिए आपको लिखवा रही स्पेशल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे असंतृप्त इपॉक्साइड लिया जाता है और असंतृप्त इपॉक्साइड के अंदर असंतृप्तता अप्रभावित रहती है, मतलब उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं होती है। मान लो इस तरह से। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल लिया। अब देखो इधर तो मैं रिएक्शन करा रही हूँ CH3 MgCl के साथ में, तो किस तरह से तोड़ना है इसको? ये कहाँ से टूटेगा? यहाँ से टूटेगा ये, ताकि क्या हो जाए? यहाँ से टूटेगा ताकि CH3 यहाँ पे आ जाए और MgCl यहाँ पे आ जाए। तो ये बनेगा CH3 CH। देखो ये यहाँ से टूट गया तो ऑक्सीजन के ऊपर आ गया इधर माइनस। ठीक है, और यहाँ पे क्या जुड़ेगा? यहाँ पे जुड़ जाएगी CH3 और यहाँ पे जुड़ जाएगा MgCl और ये CH डबल बॉन्ड CH2। ये असंतृप्तता जो दिख रही है, आपको यही बताना है कि असंतृप्तता जो दिख रही है वो एज इट इज़ रहेगी, इस पर कोई रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, इस तरह से इसके ऊपर जुड़ जाता है। एक तो जुड़ जाएगा CH3 और एक इधर जुड़ गया OMgCl। क्लियर? देखो यहाँ से तोड़ते तो भी 3 डिग्री का बनता है, यहाँ से तोड़ते तो भी 3 डिग्री का बन रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से इधर मैं रिएक्शन करा रही हूँ RLi के साथ में। RLi के साथ में रिएक्शन सेम करनी है आपको, CH डबल बॉन्ड CH2 और देखो ये टूटा ऑक्सीजन, इधर आ गया Li, ये आ गया आपके इधर CH3। ठीक है, अब इसका कराते हैं जल अपघटन, क्योंकि Li आ गया ना, तो इसका जल अपघटन कराते हैं। तो ये आएगा CH3 CH, उसके बाद वापस CH डबल बॉन्ड CH2 O। देखो Li किस तरह से टूटेगा? HOH, तो LiOH तो बाहर निकल जाएगा और OH यहाँ लग जाएगा। ठीक है, और ये CH3 यहाँ पे लग जाएगा। इस तरह से इस प्रोडक्ट का निर्माण होता है। सेम इसी तरह भी इसके अंदर भी हाइड्रोलाइसिस कराना है, तो इस तरह से टूटेगा HOH, तो MgClOH बाहर निकल जाएगा और बनेगा क्या? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इधर है आपके CH3 और इधर आ जाएगा OH, हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन किसके साथ में है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ग्रीनियर रीजेंट और एल्किल लिथियम के साथ में है। ये थोड़ी याद रखना, बाकी स्टेप्स रिएक्शन जो है वो बहुत ही ईजी हैं। ठीक है, इस तरह से क्योंकि इसके अंदर ये असंतृप्तता है ना, वो अप्रभावित रहती हैं। देखो इसमें एग्जाम्पल ऐसे पूछते हैं, यूँ
तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये करना क्या है इसके अंदर। अब देखो ये दे दिया, ठीक है। अब आपको बोला कि रिएक्शन कराओ RLi की और रिएक्शन कराओ किसके साथ में, दूसरी RMgCl की। तो कैसे कराओगे, तो आप इसको कैसे तोड़ सकते हो, इसको मैंने क्या ओपन स्ट्रक्चर में बताया है आपको। ये CH3 ये जो बंद स्ट्रक्चर है इसको ओपन स्ट्रक्चर में बताया है ताकि आपको इजीली इसको अंदर क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। वरना ऐसे अगर सवाल आया तो आपको समझ में नहीं आ पाएगा, ठीक है। अब इसकी लास्ट केमिकल रिएक्शन है, बस 5 मिनट का काम है। इसकी कुछ केमिकल रिएक्शन एक साथ ही आपको बता रही हूँ मैं। केमिकल रिएक्शन देखो, जैसे कि ये इपॉक्साइड है, ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ CH2O, ऐसे लिखूँ या भले ऐसे लिखूँ। अब इनकी अलग अलग हम रिएक्शन कराते हैं। सबसे पहले इनका कराते हैं हाइड्रोलाइसिस, HOH के साथ में, अल्कोहल के साथ में रिएक्शन कराएंगे, अमोनिया के साथ में रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। अलग अलग बहुत सारी रिएक्शन दे रखी है, आप उसको देखना। 2-3 रिएक्शन मैं बता रही हूँ। तो देखो सम्मित है, कुछ भी नहीं करना, कहीं से भी इसको ब्रेक कर दो, तो ये कहीं से भी ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, एक की जगह आएगा H और एक की जगह आएगा OH, क्लियर। ये बन गया आपका डाईहाइड्रोक्सी एल्केन। इसी तरह से इसके अंदर भी देखो, ये एक की तरफ आएगा H, एक की जगह आ जाएगा OR। ये आपका ऐसा है ना अल्कोहल, तो ये टूट जाएगा, एक की तरफ आ जाएगा OR, एक की तरफ आ जाएगा H। इसी तरह से अमोनिया है तो कैसे टूटेगा, HNH2, तो एक OH पे O पे तो आएगा H और कार्बन पे आएगा NH2, तो ये CH2 OH और ये NH2, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी अभिक्रिया, बहुत ही सिंपल है। सम्मित हो तब कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको तोड़ दो, ऑक्सीजन के ऊपर प्रोटॉन या कोई भी पॉजिटिव पार्ट ले जाओ और कार्बन के ऊपर कोई भी नेगेटिव पार्ट को जोड़ दो। तो इस तरह से रिएक्शन होती है किसकी, इपॉक्साइड की अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो ये है इपॉक्साइड के बारे में आपके इस यूनिट का। लगभग तो ये लास्ट ही टॉपिक था, लेकिन आपकी एक टॉपिक रह गया हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, वो कराना बाकी है, तो वो मैं आपको कल करा दूंगी। उसके बाद लगभग ये आपकी पूरी जो यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।